बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। कराची और हैदराबाद के 16 डिवीज़न में इंतखाबात होना थे, बल्दियाती इंतखाबात। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुलतवी किया गया है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन आया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर, और कल जमात इस्लामी एक बड़ा एहतजाज करने का इरादा रखती है। ऐलान भी किया गया जमात इस्लामी की जानिब से कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुलतवी किए गए। कुछ मौसम की खराबी का बताया गया। फिर MQ पाकिस्तान की दरख्वास्त भी दी कि बल्दियाती कानून को लेकर अभी कानून साजी होना बाकी है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला दुरुस्त है, वाकई हालात मौसमी है जो वजह बनी है, या फिर सियासी है? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। आफ्ताब सुल्तान साहब बतौर चेयरमैन नैब तैनात कर दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तजवीज़ किया था आफ्ताब सुल्तान साहब का नाम, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाखिर साहब का नाम, मकबूल बाखिर साहब का नाम सामने आया था। लेकिन मुस्लिम लीग नून के तजवीज़ करदा आफ्ताब सुल्तान साहब को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। और साबिक IG पंजाब और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबरा भी आफ्ताब सुल्तान साहब रह चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या आफ्ताब सुल्तान साहब की तैनाती सबके लिए काबिल कबूल होगी? और प्रोग्राम के आखिर में बात 22 जुलाई, एक बड़ा दिन कल है। पंजाब की सियासत के हवाले से राय शुमारी होगी वजारत आला के लिए। परवेज़ इलाही दावा कर रहे हैं उनके पास नंबर पूरे हैं, जो कि नज़र भी आ रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, सरप्राइज़ मिल सकता है। इतनी आसानी से पंजाब की हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। क्या परवेज़ इलाही कल पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे, या फिर कोई बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कल मिल सकता है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार जामी चांडियो साहब शो में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो गए हैं। अगले माह बल्दियाती इंतखाबात कराने का कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त है? देखिए मुझे नहीं मालूम कि ये दुरुस्त है इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग्स। यानी अगर अभी ड्यू था 28 को और 24 को, और 24। उसके बाद फिर अब उन्होंने 28 अगस्त किया, तो बेशक इसमें मौसम का अमल दखल तो है, और कराची में ख़ास तौर पर शदीद मौसम का इस तरह इस मरतबा वहाँ पे मौसम शदीद है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये बुनियादी वजह ये नहीं बनती। बुनियादी वजह वही सियासी है, और मेरी नज़र में उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि MQM बग़ैर अपना वो जो उसका एक पाव गोश्त है, वो जब तक उसको हलाल नहीं कर लेगी, जिसकी वजह से कि उसने PTI को छोड़ा और PPP के साथ इल्हाक किया सूबे के अंदर, जब तक वो हिस्सा उसको अपना नहीं मिल पाएगा, उसकी कानूनी शक्ल नहीं बन जाती, इसलिए वो अदालत में गए थे वगैरह वगैरह। तो वो इसलिए नहीं करना चाहेंगे कि उनको जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अश्योर ना करा दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अश्योर ना करा दे कि जो हिस्से हैं उसके क्या हैं, किस तरीके से बनते हैं। उसमें कराची की बल्दिया है, उसके अंदर शायद हैदराबाद में भी कुछ मामलात हों। तो ये एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहेगी कि वो इस वक्त, अगर वो कुछ उनकी नीयत में कुछ थोड़ा बहुत खलल है, तो वो नहीं देना चाहते MQM को वो कुछ जो MQM ने उनसे मांगा है या जो उन्होंने उनसे वादा किया है, और वो नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर वो इस तरीके से उनको आज ही ये बल्दियाती इलेक्शंस हो जाते हैं, या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद हो जाते हैं, तो फिर वो सामने आ जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उससे क्या होगा? उसका असर फिर वफाक पे आएगा। यानी MQM का वफाक में ज्वाइन करना, बुनियादी तौर पर उसकी वजह ये थी कि उसको सिंध में कुछ अपने मामला दुरुस्त करने थे, और PPP के साथ मुआहदा किया, और PP के साथ मामला तो इसलिए PP अब वो करते हैं, तो फिर यहाँ वो हट जाते हैं अगर, तो उनकी उनकी हुकूमत टूट जाती है, फेडरल गवर्नमेंट जो है। तो मेरा ख्याल है एक तो ये एस्पेक्ट है जो बहुत ही वाज़ेह होके आ रहा है। दूसरी बात, वही वजह, देखिए जो कुछ इस वक्त वहाँ पर आपने, और सफ़र कौन कर रहा है? कराची के लोग, कराची के बल्दियाती निज़ाम, कराची का लोकल गवर्नमेंट का सारा पूरा सिस्टम। अच्छा, बड़े शहरों के वहाँ पे जो जो कंट्रोल करना चाहिए, वो सारा मामला, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वहाँ की, और साथ ही साथ वही तमाशा आप पंजाब में देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर लोग 12 करोड़ का यहाँ सूबा सफ़र करेगा, 12 करोड़ का सूबा, और वहाँ पर 1-2 करोड़ का या 2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का शहर, और उसके बाद बाकी सिंध के जो बड़े मेट्रोपोलिसेस या बड़े शहर हैं,
वो सब के सब क्यों शेयर करेंगे, क्यों सफ़र करेंगे? इसलिए कि वफाकी हुकूमत को अपनी जगह पे कायम रखा जा सके। तो अपने पाउंड ऑफ फ्लेश के लिए खुदा न खास्ता ये ना सिर्फ बहुत बड़े एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को सफ़र करवा रहे हैं, एक बहुत बड़े सूबे को सफ़र करवा रहे हैं, बल्कि कराची जैसे शहर को और मसाइब में डालेंगे। तो मुझे तो नज़र आता है कि इसमें किसी की नीयत ठीक नहीं है और ये बुनियादी वजूहात, सियासी वजूहात बनती हैं, बजाय इसके कि बारिश की कोई वजह बनाई जाए। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा हुआ है, वजह मौसम है या कुछ और? असल में जी ये दूसरा हिस्सा है इलेक्शन का। पहले हिस्से में तो पीपल्स पार्टी ने बहुत एतराज़ात किए हुए थे और वो इंटीरियर का हिस्सा था। ये वो हिस्सा है जिसमें हैदराबाद, कराची और बदीन आते हैं, यानी कि ज़्यादा हिस्सा वो है जिसमें एमक्यूएम का इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं वो तो कभी इंटरेस्टेड नहीं होती बल्दियाती इंतखाबात में, और इस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं थी पीपल्स पार्टी के वो बल्दियाती इंतखाबात हों, लेकिन कोर्ट के हुक्म की वजह से वो करा रही थी। इसमें डिले करने का, पोस्टपोन करने के बहुत से तरीके थे, बहुत से मुकदमात कायम हैं। अच्छा, वहाँ अब कुव्वतें इतनी हो गई हैं कि एमकेएम एक तरफ है और एमकेएम के एंटी कोई मुस्तफा कमाल तीसरी तरफ है। तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरह की पेनिट्रेट कर रही है, उसके असरात बढ़ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने तो बहुत सी नशिस्तें जो है बिला मुकाबला, वहाँ तो कैंडिडेट ही खड़े नहीं हुए, हम बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं कई सीटों पर, इसलिए हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं था। जैसे सूबाई हुकूमत किया करती है, शायद उन्होंने कुछ किया था, और एमकेएम शायद अभी कुछ डरी भी हुई थी, उन्होंने भी था। लेकिन देखा जाए तो जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, तो इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने एंटीसिपेट किया है, और महकमा मौसमियात की पेशीन गोई यही है कि 23 से लेकर 26 तक बारिशें तेज होंगी, तो 27 का इलेक्शन कराना मतलब ये है कि दरियाओं से गुजर के जाना या खंडरों से गुजर के जाना, शायद वो समझते थे कि हमारा जो सामान भी है इलेक्शन कमीशन का वो उस जगह नहीं पहुंच पाएगा। और इस सिलसिले में जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने भी यही कह दिया कि ये बड़ा मुश्किल काम होगा। तो उनके पास तो जवाब था कि भाई ये हमारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम पोस्टपोन करते हैं। लेकिन कराची में इलेक्शन जितने भी जो हो रहे हैं, उसका सिंध नहीं, ये कराची है, हैदराबाद है, बदीन है, ये दो हिस्से। अब वो हिस्सा है जिसमें इलेक्शन पीपल्स पार्टी जी। करा रही है, और ये वो हिस्से हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का बाजार स्ट्रांग होल्ड नहीं है। बदीन में भी नहीं है, फमीदा मिर्जा वगैरह वहाँ वोट रखते हैं, और इन इलाकों में हैदराबाद में और कराची में तो है नहीं। तो ये इल्जाम उन पे आ सकता है, उनके चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है, लेकिन वो भी खिलाफ बोल रहे हैं। एमकेएम के अपने मसाइल हैं, वो समझती है कि कराची शहर, हैदराबाद शहर उनका होना चाहिए। शायद उन्हें भी यकीन नहीं था, और उनका ख्याल था कि पंजाब के इलेक्शन की वजह से शायद पीटीआई का जो एक बयानिया है या इमरान खान की जो एक कुव्वत है वो अपना असर दिखा दे, तो वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन इस पर खुश कोई नहीं दिखाई देता। बज़ाहिर ज़ाहिर जमात इस्लामी एमर्ज कर रही है, री एमर्ज कर रही है वहाँ, और उनका भी यही कहना है कि हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, तो एहतजाज वजह करेंगे। मीर साहब मौसमी हुई या फिर पीटीआई सियासी? तो कहती है कि एहतजाज करेंगे, और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम तो बिल्कुल इसके हक में नहीं है। फिर कौन हक में था? क्या एमकेएम का वो दड़ा, छोटा सा दड़ा जो अब उतनी ताकत भी नहीं रखता, वो उन्होंने सिर्फ उनका इंटरेस्ट था? बहरहाल जिसका भी इंटरेस्ट था, ये इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने तो शायद ये सोच कर के मौसमी मामलात हैं, इसको कुछ ताखीर कर दी जाए। लेकिन बहुत ही देखा जाए तो कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात चाहती नहीं है, और इस वक्त बाकी स्टेक होल्डर भी जो है उनकी भी शायद रिजर्वेशन थी, इसलिए पोस्टपोन कर दिया गए। और पीटीआई कहती है क्या है कि आपका पॉइंट है सज्जाद मीर साहब, जामी चांडिया ये साहब, आप क्या समझते हैं? है जिसकी वजह से उन इलेक्शन के बारे में ये कहना। ठीक, मीर साहब आपका पॉइंट है। जामी चांडिया साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो फैसला सामने आया सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा का, इसकी वजह मौसमी ही है या फिर सियासी? पेश किया गया है इलेक्शन के अल्तवा का, उसमें वजन तो ये है और हालात ऐसे होंगे कि दुश्वारियां होंगी। तो मैं समझता हूँ कि वो तो ठीक है कि में तारीख का बातों ने की है, और मैं भी करना।
जामी चांडू साहब, कुछ सिग्नल्स के इशू आ रहे हैं आपसे, मैं आगे चलकर बात करता हूँ। रज़ा रूमी साहब, आपको क्या लगता है जो सिंध में बलदियाती इंतखाबात का अल्तवा हुआ, इसकी वजह मौसमी ही है या फिर सियासी? जी, मेरे ख्याल से दोनों ही वजूहात किसी न किसी तरह से इस फैसले का मुहर्रिक बनी है। मौसम का तो आपने हालात देख लिए कि कराची में जो पहले बारिशों की वजह से जो एक केओस बना, और कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो उसकी म्यूनिसिपल सर्विसेज का हाल है, उसमें यकीनन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और दिक्कत हो जाती है अगर आपको वोटर्स को लाना हो, उनको एक मौका देना हो कि वो जाकर अपने कैंडिडेट को वोट करें। और खुसूसन मकामी कुछ एरियाज में तो बहुत मसला होता है, कुछ में नहीं होता उतना, लेकिन वो यकीनन एक फैक्टर है, उसको बिल्कुल ही हम रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है उससे भी बड़ी वजह सियासी है इस वक्त, और सियासी वजह ये है कि जैसे आप जानते हैं कि एमक्यूएम के बहुत से तहफ्फुज़ात रहे हैं हल्का बंदियों के ऊपर, और वो बारहा ये कहते गए हैं जो डीलिमिटेशन हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बाद में ये और अथॉरिटीज जो इसको फाइनलाइज करती हैं वो एमक्यूएम के हक में नहीं जाती। तो मुझे यूं लगता है कि शायद एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो माहिदा है और इस हुकूमत का जो सर्वाइवल है वो अब इससे मुंसलिक है कि आप एमक्यूएम को राजी रख सकें और खुश रख सकें। अगर एमक्यूएम को आप नाराज कर देते हैं तो फिर तो वो इस हुकूमत से अगर वो निकल जाती है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो धड़ाम से गिर जाएगी। तो गालिबन ये कोई बैकडोर बातचीत होती रही है, कोई इसका वो हल निकालेंगे, बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी फैसला तो सियासी है, लेकिन हम मौसम का भी एंगल जो है वो बहाना अच्छा है। जी ठीक, जामी साहब, मौसमी वजह है या फिर सियासी? जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो इलेक्शंस का अल्तवा हुआ है उसका जवाब तो ठीक है, मौसम की खराबी, लेकिन जो सिंध में जो इंतखाबात का पहला मरहला हुआ, तजुर्बा हमारा ये रहा कि वो बहुत ही एक बुरे हालात में इंतखाबात हुए और इलेक्शन कमीशन की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आई। यानी इन पहले मरहले में हुकूमती मशीनरी का इन्फ्लुएंस नजर आया, पावर का इन्फ्लुएंस नजर आया, और बहुत ही एक इंतशार के आलम में। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पहला मरहला था वो बहुत ही बुरा हुआ है, और उस पर ज़ाहिर है कि रिपोर्ट्स हुई हैं, सब चीज़ें हुई हैं। दूसरा जो रज़ा रूमी साहब ने कहा, बाकी दोस्तों ने भी कहा, कि असल सवाल जो है वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त है इस सारी सूरत हाल में, हर एक फरीक की कोशिश है कि पॉलिटिकल अपनी हेजेमनीज को कैसे मेंटेन रखें। तो जाहिर है कि एमक्यूएम के जवाल से पीपीपी ने कोशिश की है कि वो अपना कुछ स्पेस रिक्लेम करें। पीटीआई एक नया फरीक है, और आप देखेंगे पीटीआई ने किस कदर एक बहुत ही काबिल मजम्मत हरकत की है कि आप एक शहर को सूबे से हटकर आप कहें कि खुद मुख्तार कराची। दुनिया का कोई शहर अपने सूबे और मुल्क से हटकर खुद मुख्तार नहीं हो सकता, वो बाख्तियार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस सूरत हाल में जहाँ एक तरफ पीपीपी की कोशिश है कि वो ज़्यादा अपना स्पेस क्लेम करे, वहाँ एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीटीआई, ये तमाम जमातें। तो असल सवाल जो है वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात तो इसलिए होते हैं कि एक सर्विसेज का सेक्टर इम्प्रूव हो और तमाम शहरियों को बिला किसी तफरीक के बेहतर सिविक कम्युनिटीज़ हासिल हो। इस वक्त तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का की सूरत हाल ये है कि वो एग्जैक्टली वही पॉलिटिकल हेजेमनीज का को मेंटेन रखने का एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। तो मेरी नज़र में जो शेड्यूल में तब्दीली आई है वो इतना बड़ा इशू नहीं है। असल सवाल ये है कि जो इंतशार सिंध में हमने पहले मरहले में देखा, क्या इस दफ़ा भी वैसे ही होगा? और दूसरी बात कि ये जो पॉलिटिकल परमानेंट हेजेमनीज हैं उनसे निकलकर क्या शहरियों को प्रॉपर एक मौका मिलेगा अक्रॉस दी प्रोविंस के वो अपना सही आज़ादी के साथ अपना इस्तेमाल करें हक? तो मुझे लगता है कि लोकल गवर्नमेंट का स्पिरिट ही गुम हो गया है, उसको समझा ही नहीं गया अभी तक। और नतीजा ये है कि इस वक्त जो हर एक जमात जो है वो अपने कार्ड खेलने में तुली हुई है। तो मुझे खदशा ये है कि चाहे वो अगस्त में इंतखाबात हो, शहरियों का कंसर्न ये है कि क्या जो इंतशार और जो लाकानूनियत और जो इलेक्शन कमीशन की पुअर परफॉर्मेंस हमने पहले मरहले में देखी, क्या दोबारा? और जाहिर है कि दूसरा मरहला ज़्यादा सेंसिटिव है
क्योंकि उसमें जो जिस तरह के फरीक हैं, जिस तरह की जमातें हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस प्रॉपर दुरुस्त सामने नहीं आई, तो इसमें बहुत इम्कानात हैं कि फसादात हों या और तरह की वायलेंट टेंडेंसी सामने आए और इलेक्शन किसी बेहतर माहौल में ना हो। तो मेरी नज़र में जी शेड्यूल एक सानवी मामला है, उससे बढ़कर बुनियादी बात यह है कि क्या ये लोकल गवर्नमेंट सिंध की सियासत में हार्मनी पैदा करेंगे, शहरियों के लिए कोई बेहतर सुविधा पैदा करेंगे सहूलियात की, या इस मंजरनामे को वो मजीद बिगाड़ने का एक ठीक। सबब पैदा होगा। तो मेरी नज़र में ये ज़्यादा बुनियादी सवालात हैं बनस्बत इस बात के कि इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो कहाँ खड़ा होता है। ठीक है, आपका भी पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नए चेयरमैन नैब की। आफ्ताब सुल्तान बतौर चेयरमैन नैब तैनात कर दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। क्या इनकी तैनाती सबको काबिल कबूल होगी? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। नून लीग के तजवीज़ करदा आफ्ताब सुल्तान 3 साल के लिए चेयरमैन नैब हुकूमत की जानिब से तैनात कर दिए गए हैं। सज्जाद मीर साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब की तैनाती सबके लिए काबिल कबूल होगी? देखिए, अभी तो पंजाब के ज़मीनी जो इलेक्शन हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर के, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कबूल किए जाएंगे। एतराज़ तो होगा, नैब के जो भी चेयरमैन आएगा, इस वक्त पीटीआई की तरफ से उस पर एतराज़ात आएंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल सोच समझ के करने चाहिए उनको एतराज़ात, कि पहले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कर रहे हैं और इस वक्त उनको एतराज़ सिर्फ यही होगा कि इनकी मुंतखब करने में राजा रियाज कौन होते हैं जिससे मशवरा किया जाए। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में नहीं है तो उनके एतराज़ात की कोई वक़्त, कोई अहमियत उस लिहाज से नहीं होगी जिस लिहाज से कानूनी तौर पर वो अगर कोर्ट में भी जाना चाहेंगे तो कोर्ट में कोई फैसला नहीं आएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तरफ तो आप नैब के इख्तियारात को ख़त्म करने के खिलाफ जो कानून पास उससे खिलाफ है, चाहते हैं कि नैब को वो इख्तियार दिए जाएं जो पहले हासिल हैं, एक ये चाहते हैं। लेकिन दूसरा सूरत ये है कि अगर आप नैब के चेयरमैन जो कम इख्तियारात वाले नैब है उसकी तैनाती पर भी इख्तलाफ करें, तो मेरा ख्याल में ये बिल्कुल ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनके क्रेडिट में कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं। धरने के ज़माने में उन्होंने कोई एक तरह का पॉजिटिव रोल कह लीजिए या मुस्लिम लीग नून के हवाले से ऐसा किरदार, धरने को नाकाम करने में कहा जाता है कि उनका रोल बहुत बुनियादी था और वो मेरा ख्याल में पीटीआई के लिए वो काबिल कबूल नहीं होगा। या दूसरी बात जो उनके बारे में कही जाती है वो ये है कि जो बड़ी बात थी जिसपे मुशाहिदुल्लाह को वजारत छोड़ना पड़ी, जिसने राज फाश कर दिया था कि इन्होंने एक इस्लाम की, जनरल ज़हीरुल इस्लाम की, जिसके बारे में वो आर्मी चीफ के हवाले से भी कुछ कह रहे थे और एक तरह का गोया एक स्टैंड उनका तैयार किया हुआ था, वो टेप थी और वो टेप सुनाई गई जब रहील शरीफ साहब को, तो उनको वक्त से पहले शायद अपने वो पड़ा और रहील शरीफ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज भी किया। एक लंबी कहानी जो मुशाहिदुल्लाह है और जिसके बारे में ज़ाहिर है बना के रखना चाहती थी, उन्हें उस वक्त अपनी पोस्ट से हटाना पड़ा। तो इनकी एक पूरी बैकग्राउंड है। अगरचे ये है कि ये एक अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं और एक अच्छे पुलिस अफसर के तौर पर यही कहा जाता है कि अगर उनसे कहा जाए कि आप मुकदमात कायम करें पीटीआई के खिलाफ, ऐसे मुकदमात जो फेयर ना हो, तो वो कायम नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से यानी उन पुलिस अफसर में से हैं जिनकी ये शोहरत है। ज़ाहिर है जो काम उन्होंने किए होंगे एक पिछले ज़माने में, यानी अगर धरने की नाकामी के लिए कुछ काम किया होगा तो जिस पोस्ट पे थे ये उनका तकाजा था जी। और अगर आईबी के चीफ के तौर पर टेप जो थी वो ला के दी थी तो ये उनका काम था और गालबन ये गैर मामूली काम था कि आईएसआई के चीफ की टेप जो है वो गोया आईबी जो है वो वजीर आजम को पेश कर दे कि ये टेप है। तो बहरहाल एक पस मंजर तो है जिसके बारे में हर तरह के एतराज़ात भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी मसला तो ये है कि आप नैब को रोल क्या देना चाहते हैं। ठीक, अगर नैब का रोल चीफ के बारे में मिनिमम डोज के साथ जी। नैब जो बनती है उसके बारे में इतना एतराज़ात करना कोई फेयर बात नहीं होगी। ठीक है, शहजाद चौधरी साहब, आप समझते हैं आफ्ताब सुल्तान साहब की तैनाती सबके लिए काबिल कबूल होगी?
सबके लिए काबिल कबूल थोड़ा सबका मतलब डिफाइन हो जाता तो बेहतर था। चले पाकिस्तान लेकिन तहरीक मेरा इंसाफ कर लेते हैं। हाँ, मेरा अपना ख्याल ये है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही सर। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है कि पीटीआई को अगर कोई रिजर्वेशंस होंगी तो होंगी, लेकिन क्या इनकी ज़ात से होंगी या नैब के कानून में जो तब्दीलियाँ हुई हैं उससे होंगी? मेरा अपना ख्याल ये है कि नैब के कानून में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, वो इस वक़्त पाकिस्तानियों के बहुत बड़े हिस्से को इस वक़्त बॉदर कर रही हैं। यानी ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर जबकि एक गवर्नमेंट पार्टिज़ान समझी जाती है, नैब के ख़िलाफ़ समझी जाती है, नैब के तरीके से उसको इख्तलाफ है, लेकिन उसके ऊपर एक सर हासिल गुफ्तगू और बहस पार्लियामेंट में नहीं हो पाई है। तो मुझे यूँ लगता है कि नैब का जो कानून जो कि जाना चाहिए पाक अदालतों में, और मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब ने कहा था कि वो लेके जाएँगे, मुझे नहीं मालूम वो गए लेके या नहीं लेके गए। लेकिन अगर वो लेके गए हैं तो उसके ऊपर क अदालतों को चाहिए कि उसको रिव्यू करें गए विदिन लेकर द लार्जर सॉरी सर। सैंक्टम ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या उससे पाकिस्तानी अवाम जो हैं, उनका कोई हक जो है, उसकी हक तलफ़ी होती है उन नैब के कवानीन के अंदर जो तरमीम की गई हैं। उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे हैं, राना सना साहब के ये मातहत होंगे, ये जो आफ्ताब सुल्तान साहब होंगे, और उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने एक टेप दी थी। डीजीआई भी यही किया करते हैं। जो डीजी आईएसआई करते हैं, वही डीजीआई भी करते हैं। तो अगर उन्होंने उनकी टेप बना ली, तो उनके पास भी बहुत सारी टेपें होंगी दिखाने, बताने के लिए, लेकिन ये मसला नहीं है, और वो बहुत कमाल के अफ़सर होंगे। और मेरा इतना एतमाद और यकीन है कि पाकिस्तानी सिविल सर्विसेज़ में बहुत काबिल लोग हैं और बहुत ईमानदार और बहुत नेक नीयत लोग हैं। सिर्फ़ उनको इस्तेमाल करने वाले जो हाथ हैं, वो किस तरह के हैं, उनको देखना पड़ता है। और ख़ास तौर पर फिर ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये लोग इस्तेमाल हो भी जाते हैं। तो बहरहाल, जिस नहज पे हम आज नैब को ले आए हैं, मेरा ख़्याल है नैब के ऊपर कोई भी लग जाए, आफ्ताब सुल्तान साहब ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो मुबारक हो उनको, वरना तो नैब की अब वो वैल्यू ही नहीं रहेगी जो कि नैब किसी ज़माने में जावेद इकबाल का नैब हुआ करता था। ये तो वापस से कमर ज़मान का नैब बन गया है। तो मेरा ख़्याल है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, ये बड़े अच्छे अफ़सर होंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानियों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको अदालतों को और पाकिस्तानियों के अवाम की जो हक तलफ़ी और एक राइट है अपने लोगों को, अपने लीडर्स को अकाउंटेबल करने की, उसका क्या ये एक पहलू था या नहीं, ये अदालतों को ज़रूर उस पे बहस करनी चाहिए। उसके बाद डिटरमिन होगा कि आफ्ताब सुल्तान साहब आया उन तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि उस वक़्त डिटरमिन होती हैं, उसमें पूरा उतरते हैं कि नहीं उतरते। ठीक। जामी चांडियो साहब, आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती काबिल कबूल होगी सबके लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? रजा रोमी देखिए, साहब। मुझे तो लगता है कि इमरान खान साहब शायद उसको कबूल ना करें, लेकिन जो मुझसे बात पहले की गई है, मैं उसको आगे बढ़ाऊँ कि इनफरादी तौर पर अगर किसी शख्स का इनफरादी तौर पर जो एक प्रोफाइल है, जी ठीक। मैं ये कह रहा था कि जो इनफरादी तौर पर किसी का प्रोफाइल क्रेडिबल है, उसके बावजूद असल सवाल जो है वो यही है कि जो मौजूदा एक कोलिशन गवर्नमेंट है, उसका ज़ाहिर है कि नैब के बारे में पॉइंट ऑफ यही है कि उसका किरदार बहुत लिमिटेड हो, महदूद हो। दूसरी बात, दूसरी तरफ ये भी है कि जो नैब का जो इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिबिलिटी है, वो स्टेक पे है, और ज़ाहिर है कि उसका माज़ी में किरदार जो है वो पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि किसी इंडिविजुअल पर फोकस करने की बजाय ज़रूरत है कि नैब की इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को इम्प्रूव किया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और सबसे बड़ी बात कि वो एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ना हो किसी के खिलाफ या किसी मखसूस एजेंडा के तहत। असल सवाल ये है कि मुल्क के पास एक ऐसा इदारती इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो जिस पर लोग एतबार करें, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और जिसके कोई आउटकम भी सामने नजर आए, जो लोग नजर आए। तो अभी तक तो नजर ये आता है कि दो इंतहाओं में नैब फंसा हुआ है। एक तरफ ये कोलिशन गवर्नमेंट है जो जिनकी मर्जी है कि बिल्कुल नैब अमलन गवर्नमेंट हो, और दूसरी जानिब पीटीआई की पोजीशन है कि वो बहुत ही एक ओवर एम्बिशियस एजेंडा रखते हैं कि वो नैब के पास लामहदूद इख्तियारात हो,
तो मुझे लगता है कि किसी एक इंडिविजुअल पर फोकस करने की बजाय जरूरत है कि नैब अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करे, और वो तभी मुमकिन है जब आप अपने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को, अपने तरीक़ेकार को और अपने जो आपके मकासद हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखें। और इस वक्त जी तो जाहिर है कि नैब के ऊपर दोनों मामलात लागू हैं कि एक तरफ ये गवर्नमेंट उसका किरदार ठीक। बहुत महदूद रखना चाहती है, और दूसरी जानिब नैब की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि ये दो बड़ी दुश्वारियां हैं, लेकिन लगता ये है कि पीटीआई बहुत मुश्किल से कबूल करेगी इस नाम को, क्योंकि ये नाम जाहिर है कि मौजूदा गवर्नमेंट का दिया हुआ है। ठीक। रज़ा रूमी साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती काबिल कबूल होगी? देखिए, सबसे पहली तो ये बात है कि आफ्ताब सुल्तान साहब बहुत ही काबिल अफसर हैं, और जहां तक मेरी मालूमात हैं उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि वो पीटीआई का रिएक्शन तो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि जिनके खिलाफ भी कोई नैब में मुकदमा है, अल्लाह जाने, मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी उनकी क्लीन रिकॉर्ड है। अब मसला ये है कि नैब चेयरमैन की तकर्री जो है वो खुद भी एक सियासी अमल है, लेकिन ये ओहदा भी बिल्कुल अब पोलिटिसाइज हो चुका है। ये बिल्कुल भी एक जिसे कहना चाहिए कि इम्पार्शल, ऑटोनमस, खुद मुख्तार इदारा नहीं रहा। इसको जिस बेदरेग और जिस बेरहमाना तरीके से इस्तेमाल किया गया है पिछली हुकूमतों में, खसूसन पीटीआई की अपनी हुकूमत में, जहाँ पे आपने देखा कि नैब जो है वो वर्चुअली एग्जीक्यूटिव के इशारों पर नाच रहा था। असल मसला वो है, असल मसला ये नहीं है कि आफ्ताब सुल्तान हो या वाई हो या जेड हो। असल मसला ये है कि हुकूमत वक्त किस हद तक नैब को वो आज़ादी और खुद मुख्तारी और वो वसाइल देगी जिससे कि वो एक भरपूर तरीके से एहतसाब का अमल जारी रख सके। वो चीज़ अनक्लियर है, खसूसन आजकल के हालात में जहाँ पे इस वक्त इतनी शदीद किस्म की सियासी बेचैनी और अदम इस्तेहकाम है। कल कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है, और उसके बाद परसों कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो इस सूरत हाल में तो ये बिल्कुल एक और फसाद और फड्डे का बायस बनेगी, मैं तो यही समझता हूँ। और लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये तकरूरी जो है ये एक प्रॉपर अमल भी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट और अपोजिशन की आपस में कुछ मशावरत होती है। इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी पार्लियामेंट में तो है नहीं। आई थिंक जो मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने शायद इसको इंडोर्स किया होगा, राजा रियाज साहब ने, जो कि हकीकी अपोजिशन तो है नहीं, आप सब जानते हैं। तो ये सारा मामला ही गड़बड़ हुआ है। इसलिए कतई नज़र कि आफ्ताब सुल्तान लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये मामला जो है एक और मुसीबत का बायस बनेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद इससे बेहतर होता कि अगर बैक चैनल्स के ऊपर मशावरत की जाती इमरान खान और उनकी टीम से, क्योंकि ये ओहदा ऐसा है और एक कोई रवायत तो नहीं बने। लेकिन ये ना भूलिए कि पिछले जो दौर में, पीटीआई के दौर में, तो जब जस्टिस जावेद इकबाल का मुद्दत मयाद खत्म हुई थी और जो कानून है उसके मुताबिक कोई तौसी नहीं हो सकती नैब चेयरमैन के ओहदे में, उसके लिए खसूसी ऑर्डिनेंस का इत्माम किया गया और गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से ड्रोन्स के साथ उनको मजीद वक्त दिया गया ताकि वो पीटीआई का सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी एजेंडा और इमरान खान साहब की जो मुंतकिम मिजाजी और इंतकाम पे मबनी सियासत को हवा दे सकें। तो इसलिए पीटीआई जो भी शोर मचाए वो तो मचाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल दूध में नहीं धुले हुए अगर वो लोग समझते हैं। लेकिन चूंकि मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में और सोशल मीडिया में इमरान खान साहब एक बार फिर जो है वो गंगा में नहा कर तो वो साफ पाक हो चुके हैं और लोग फरामोश कर चुके हैं कि उनका अपना क्या रिकॉर्ड रहा है ऑफिस में। और आज उनको यही पड़ी है कि जी अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल्स ने उनको निकलवा दिया और वो मजलूम विक्टिम बन गए हैं। तो ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने खुद इन चीजों की दाग बेल डाली है। तो बहरहाल मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये इस अपॉइंटमेंट पे मसला तो बनेगा। जी शुक्रिया। ठीक है, अब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। कल एक बड़ा मार्का होगा, पंजाब की हुक्मरानी की जंग होगी, ये जंग कौन जीतेगा, ब्रेक के बाद इस पर बात होगी।
वेलकम बैक। तख्ते लाहौर का राजा कौन होगा, इसका फैसला कल हो जाएगा। रजा रूमी साहब, आप क्या समझते हैं? नंबर देखे जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पूरे हैं, क्या कोई बड़ा सरप्राइज पीटीआई को मिल सकता है कल? देखिए, अब बहुत ज्यादा दावे किए जा रहे हैं दोनों साइड से। पीएमएलएन एक खामखा की एक तासुर दे रही है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और उनके पीटीआई के लोग नहीं आएंगे या काफ के लोग नहीं आएंगे और हमजा शहबाज शरीफ बच जाएंगे। उधर पीटीआई एक इल्जामात की बौछार किए हुआ है कि उनके लोगों को खरीदा जा रहा है, नोट दिए जा रहे हैं वोट्स के लिए। बात यह है कि नंबर्स गेम तो काफी हद तक वाजे है और उसूल भी यही होना चाहिए। शहबाज शरीफ और रूलिंग कोलिशन को बिल्कुल मेडल नहीं करना चाहिए। पीटीआई को बाईपोल्स में जो है कामयाबी मिली है, पीएमएलक्यू उनकी इत्तेहादी है और वो उनका हक बनता है वज़ारत आला को वो अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवाएं। लेकिन जो हालात वैसे भी हैं, अगर वो पीएमएलएन कोशिशें भी कर ले या इत्तेहादी जमातें जो हैं, जरदारी साहब भी सुना है लाहौर में अपने जो हैं कदम जमा के बैठे रहे हैं और वो भी मेल मुलाकातें करते रहे, वो सब पापड़ भी बेल लें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को ज्यादा देर बचा सकेंगे। बहुत हो गया तो कोई झगड़ा कोर्ट में चले गए, कोई डिले कर दिया तो एक दो दिन का ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी, वगरना अब ये नवश्ता दीवार है कि हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला जो है वो गिरने का वक्त हुआ चाहता है। मैं इसमें ये इजाफा कर दूं, अगरचे कि आपका सवाल नहीं है कि अब शहबाज शरीफ साहब को भी वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्मेल द कॉफी, कि कॉफी की जो खुशबू है जो कमरे से या रेस्टोरेंट से आ रही है उसका अंदाजा कर लेना चाहिए और उनको खुद भी अब इस्तीफा की सोचना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। ये मुल्क मजीद लड़ाई झगड़े, लॉन्ग मार्चेस और टेंशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये वक्त आ गया है कि हमजा शहबाज तो को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था और लेकिन चलिए कल वो फाइट करना चाहते हैं कर लें, उसके बाद ये और मरकज में गवर्नमेंट जो है इनको डिसॉल्व करके नए इंतखाबात करवाएं और आगे बढ़ें। ये बंद करें, अब ये बहुत हो चुका है ये ड्रामा। राइट। शहजाद चौधरी साहब, आप भी मुत्तफिक हैं कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आएगा कल जो तख्ते लाहौर की हुक्मरानी की जंग है इसके लिए? अच्छा, मैं जवाब देता हूँ इसका। पहले तो मैं रज़ा को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो तज्ज़िया उन्होंने दिया, कम से कम मेरे दिल के बहुत करीब तज्ज़िया दिया उन्होंने। और ये बात हम पिछले 2-4 दिनों में कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि यही एक रास्ता है पाकिस्तान के मसाइल के और बढ़ाने का नहीं बल्कि कम करने का रास्ता यही होगा। और स्पेशली बोल्ड ऑफ हिम टू बी एबल टू से दैट। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए जो एडवाइस दी है वो वाकई में एक स्टेट्समैनशिप एक्शन जो है, स्टेट्समैन का जो एक्शन है वो यही एक्शन होना चाहिए था। सवाल आपका आ जाता है कि कल के क्या सरप्राइज मिल सकता है या क्या होने जा रहा है, या आपका एक सवाल ये था कि कौन जीतेगा कल के मार्के में। तो मुझे ये तो नहीं पता कि कल के मार्के में कौन जीतेगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल के मार्के में कौन हारेगा, क्योंकि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और वो ये है कि पंजाब का सूबा अपने 12 करोड़ नफूस के साथ हार जाएगा, ये मार खा जाएंगे। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये होगी कि हमजा शहबाज या उनकी पार्टी या जो पंजाब प्रोविंशियल असम्बली का जो माहौल है वो इंतशार और झगड़े की तरफ इस तरीके से जाएगा कि कल का इलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो और मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये रास्ता होगा। अब उसके बाद क्या कुछ होता है, आईजी साहब आएंगे, पुलिस को लेके आएंगे, नहीं आएंगे, क्या मामला होगा, ये कल सुबह तक बहुत कुछ हो सकता है। बल्कि कल 4 बजे उन्होंने जो बुलाया है तो मेरे हाल में ये सब कुछ हो सकता है। तो लगता यूँ है कि हमजा शहबाज कल चीफ मिनिस्टर रहेंगे कल के दिन के अंदर। लेकिन अगर सरप्राइज की बात करें तो सबसे बड़ी सरप्राइज मेरी ये होगी, सबसे बड़ी सरप्राइज, कि कल का जो इजलास है ये अमन और आफियत और अपने प्रोसीजर और रूल के तहत हो जाए, आईनी तरीके से हो जाए, कोई शोर शराबा ना हो, वोटिंग हो, चौधरी परवेज़ इलाही अगर उनके नंबर ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट हो जाएं, फिर उसके बाद उनकी ओथ टेकिंग हो जाए, फिर वो गवर्नमेंट बना लें और फिर एक पंजाब की गवर्नमेंट 2 जून के बाद, ये जब से भी ये मामला चला हुआ है ये लेके आगे की तरफ चल पड़े, ये सॉरी अप्रैल से लेके अब तक जो चल रहा है मामला। तो मेरा ख्याल है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सरप्राइज़ होगी तो चौधरी परवेज़ इलाही का कल ओथ
के लिए या इलेक्ट हो जाना और फिर ओथ की तैयारी करना, मेरे लिए वो सरप्राइज़ होगी, ताकि कोई गवर्नेंस के मसाइल की तरफ देखा जा सके। लेकिन हारेंगे लेकिन खता करामी की पंजाब के अवाम। माजरत चौधरी साहब, अगर कल नहीं हो पाता, सिलेक्शन नहीं हो पाती, तो तौहीन अदालत नहीं हो जाएगी? क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है 22 जुलाई को हर हाल में वजारत आला के लिए हलफ हो जाना चाहिए, या जी, परवेज उसके इलाही का? अंदर वजूहात बहुत सारी बन जाती हैं ना। लास्ट टाइम क्या हुआ था, उसमें भी कोर्ट ऑर्डर था। तो कोर्ट हम्म, ऑर्डर पे तो इलेक्शन नहीं हुए थे ठीक लास्ट टाइम, वो तो ठीक। फिर जाके किसी और जगह पे करने पड़ गए थे, तो कोर्ट ऑर्डर तो रह जाता है पीछे। कोर्ट ऑर्डर के तहत ओथ ले ली गई थी किसी और जगह के ऊपर, तो जी, इसको छोड़ दीजिए। वो जो कुछ प्रोविंशियल असेंबली की इमारत के अंदर ठीक होगा, वो एक डिफरेंट पिक्चर और डिफरेंट तस्वीर और डिफरेंट वजूहात लेके आएगा, बदकिस्मती से। ठीक है। मीर साहब, आप क्या समझते हैं, कोई बड़ा सरप्राइज आएगा? परवेज इलाही बन जाएंगे वजीर आला कल? देखिए, असूली तौर पर तो परवेज इलाही को बन जाना चाहिए, लेकिन जब परवेज इलाही के पिछले या ये इलेक्शन के दिनों में जो हंगामे हुए, जैसे 2 जगह असेंबली का इजलास लाना पड़ा, और असेंबली, पंजाब असेंबली पर एक तरह से स्पीकर ने अपनी एक डोमिनेशन कायम रखी। सारी सूरत हाल बताती है कि पंजाब में गंद पड़ सकता है, और गंद पड़ता रहा है। सबसे बड़ा तो मैंने कल भी शायद मिसाल दी थी मंजूर भट्टू की, कि जब गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बहाल कर दिया, तो पंजाब में एक तरह की रिवोल्ट हो गई, और भट्टू चंद सीटों लोगों के साथ वो चीफ मिनिस्टर बन गए। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो सूरत पैदा हो सकता है कि इन्होंने कोई बड़ा मंसूबा बनाया हो सकता है कि इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की है, लेकिन ये सिर्फ गंद डालने की बात है। शायद राना सनाउल्लाह से कहीं ये अकल की बात निकल गई है कि अगर पीटीआई की हुकूमत बच जाती है पंजाब में, तो हमें इससे फायदा ही होगा, और मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात है। इस वक्त जिसकी भी जी, हुकूमत पंजाब में बनेगी, वो जिस तरह वफाकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, इस तरह जी, पंजाब की हुकूमत भी वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। और परवेज इलाही को जो तजुर्बा तो है कि वो मुशर्रफ के साथ उनके चीफ मिनिस्टर के तौर पर चल गए थे, तो इमरान के ठीक। साथ भी वो चल सकती हैं, क्योंकि लोग कुछ ये भी सोचते हैं कि इमरान, पार्टी इमरान की है, इमरान को दूसरा बुजदार तो मिलेगा नहीं, लेकिन क्या परवेज इलाही जो है वो रोल अदा कर सकेंगे जो इमरान चाहते हैं? तो ठीक। मेरे ख्याल में अगर कर सकते हैं, तो इनका भी कर सकते हैं। ये सारी सूरत हाल ये बताने के लिए जी, है कि कल कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन फिर बात यही है कि परवेज इलाही जो है, अब वो चीफ मिनिस्टर हो जाएं, और उसके ठीक नतीजे है। के तौर पर, उसके तौर पर जो हालात पैदा होने हैं, वो पंजाब में पैदा हों, और उनका मंतकी नतीजा निकले। ठीक है। बाकी जहां तक शहबाज की, तो मैं कल भी कह चुका हूं कि ये शायद उनके बस में नहीं है। सिर्फ उन्हें ये फैसला ठीक। नहीं करना कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना। बिल्कुल ठीक। जामी चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं, वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से कोई बड़ा सरप्राइज आएगा कल, या फिर परवेज इलाही बन जाएंगे पंजाब के वजीर आला? चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं, कोई बड़ा सरप्राइज आएगा पंजाब से कल? जामी चांडियो साहब, वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले जी से जी। आपसे जानना चाह रहे हैं, कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है कल, या परवेज इलाही बन हेलो। जाएंगे? जी, जी। ठीक। ठीक। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हमारे मेहमानों की राय यही है कि कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं आएगा, परवेज़ इलाही बन जाएंगे। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रोमी साहब और जामी चांडियो साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।